मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मैनपुरी में चुनावी सभा के दौरान अखिलेश यादव और उनके दोनों चाचा रामगोपाल और शिवपाल यादव पर सीधा हमला बोल दिया। मैनपुरी की सभा में सीएम योगी ने कहा कि सपा का समाजवाद लोहिया और जेपी का समाजवाद नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि शिवपाल यादव का समाजवाद लाठी वाला समाजवाद हो चुका है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। मुख्यमंत्री योगी ने रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान कई जिलों में जमीनों पर उन पर कब्जा करने का आरोप लगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है, सब धरती गोपाल की। वहीं अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को मौका परस्त बता दिया। अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है। सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी की जनता को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वहीं मैनपुरी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के विकास पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। सीएम योगी ने मैनपुरी में कहा था कि मुलायम परिवार ने सिर्फ सैफई में विकास किया और मैनपुरी को भूल गए। इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में यूपी के विकास का हिसाब मांग लिया। मुख्यमंत्री जी अपना बताएं क्या विकास है? उनके सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्होंने जो गौ सेवा के लिए काम किया था वो अपने सांड के बारे में नहीं बताएंगे कि आखिरकार सांड सड़कों पे क्यों हैं। सीएम योगी ने डिम्पल यादव का नाम लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि जहां हार तय होती है वहां अखिलेश डिम्पल को मैदान में उतार देते हैं। बेचारी डिम्पल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी से जीतकर डिम्पल लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिसके लिए सीएम योगी को डिम्पल यादव को बधाई देनी चाहिए। महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है और मुख्यमंत्री जी को तो खुशी होनी चाहिए कि एक महिला जीतने जा रही है और महिला लोकसभा की सांसद बनेगी। मैनपुरी में शुक्रवार को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। वहीं रामपुर के अजीतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा नेता आजम खान को बदजुबान कहा और आजम खान का नाम लिए बिना कहा कि उनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। इसके बाद आजम खान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ सुर्खियां बन रही है बल्कि उनसे विवाद भी हो रहा है। आजम खान किसी बयानबाजी पर सीएम योगी रामपुर में जमकर बरसे। ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है। मुख्यमंत्री ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला और जनता से कहा कि बार बार के चुनाव से मुक्ति पाइए, भाजपा को जिताइए। मुस्लिम बाहुल्य वाले रामपुर सीट पर आजादी के बाद से अब तक भाजपा अपना परचम नहीं फहरा सकी, इसके लिए भाजपा पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पहले ही करीब 90 मुकदमों में फंसे आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया, जिसकी वजह बना आजम खान का 2 दिन पहले दिया गया वो बयान, जिसमें आजम खान ने कहा था कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते तो उनका इतना खौफ होता कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी पैदा होने से पहले आजम खान की इजाजत मांगता। बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। लेकिन आजम खान के बयान कुछ महिलाओं को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से आजम के बयान पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। ये बोले वो बदतमीज बोल रहे हैं औरतों के बारे में। सबने मंत्री बनाया, सबने वोट डाले उनको और आज वही बदतमीजी बोल रहे हैं। हाँ, मैं थाने आई हूँ रिपोर्ट कराने। पब्लिक ने इनको जितवाया मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं दिया। आज ये औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं, तो ये बताइए कैसे बर्दाश्त हो जाएगी। इन्हीं महिलाओं की तहरीर पर पुलिस ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद आजम खान की मुसीबत और बढ़ सकती है। तो मुसीबतें बढ़ रही हैं। एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान को लेकर आजम खान पर दर्ज हुए नए मामले पर भाजपा नेता और पूर्व सांसद जया प्रदा ने कहा है कि ये तो होना ही।
जयप्रदा ने फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि क्या बच्चे को जन्म लेने के लिए आजम की इजाजत लेनी होगी। उन्होंने जो बच्चा पैदा होने से पहले आजम के परमिशन लेना है। क्या आजम गब्बर सिंह है क्या? क्यों परमिशन लेना है? जय ने कहा कि आजम खान हमेशा से महिलाओं का अपमान करते रहे हैं, लेकिन रामपुर में अब न तो आजम खान का कोई सम्मान है और न ही कोई हैसियत। अभी तो आजम साहब 100 से 0 बन गए हैं। उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। जयप्रदा ने आजम खान के ताज़ा बयान को सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया। लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मैं भी हूँ। ये न्यूज़ में सुर्खों में रहना चाहते हैं। आपकी झोली में आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव में जयप्रदा के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसमें कोर्ट में सुनवाई जारी है और अब 30 नवंबर को दिए गए विवादित बयान पर भी आजम खान के खिलाफ नया केस दर्ज हो गया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में मसूरी प्रशासन ने अतिक्रमण पर करारा प्रहार कर दिया। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं शिकायतों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी और इटावा में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को जवाब तलब किया है और पूछा है कि बिना उत्तराखंड में मदरसों में नए सिलेबस और ड्रेस कोड लागू करने के फैसले के बाद अब बच्चों को स्काउट एंड गाइड के साथ एनसीसी की ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। अब उत्तराखंड के मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दीनी तालीम के साथ साथ स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के लिए ट्रेंड हो सकेंगे। बच्चों को सरकार की तरफ से स्काउट और गाइड, एनसीसी, एनएसएस की ट्रेनिंग मिल सकेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में मदरसों को निर्देश जारी कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हाल ही मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात कही गई थी। जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, जितने हमारे संस्कृत स्कूल हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इन सब जगह सारी चीज़ें सरकार के नए निर्देश के साथ कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पहल को सराहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ सांप्रदायिक माहौल तैयार करना मकसद नहीं होना चाहिए। कह के बयानवीर हैं लोग, तो बयानबाजी करके केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने के सिवा बाकी कोई मंशा मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या इनके मंत्रियों की नहीं दिखती है। नया निर्देश सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, संस्कृत विद्यालय, आंगनबाड़ी, सरकार के अनुदानित स्कूल और मदरसों में लागू होगा। इसके लिए बाकायदा जो ड्रेस निर्धारित है उसे भी छात्रों को मानना होगा। वह दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हैं, जिनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली के शाहदरा में रोड शो किया और रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। हाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम आ रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एमसीडी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, वहीं केजरीवाल जी ने एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में करीब 50% सीटों पर करीब 12 लाख उत्तराखंड के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए दिल्ली में भी उत्तराखंड के सीएम की बहुत मांग थी। पिछले हफ्ते भी सीएम धामी ने दिल्ली में कई जनसभाओं को संबोधित कर उत्तराखंड के लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही सीएम ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी। नड्डा को कंडाली से निर्मित शॉल और पहाड़ी टोपी भेंट की। साथ ही एमसीडी इलेक्शन को लेकर अपना फीडबैक दिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे लोकसभा के उपचुनाव में गुजरात की भी एंट्री होगी। दरअसल जसवंत नगर में रैली के दौरान अखिलेश यादव ने गुजरात और वहां बनाए जा रहे नमक की चर्चा की। और जो साथी जानते होंगे कि नमक कहाँ बनता है, ये जो हमें और आपको नमक दिया गया था गरीबों को इस बार, वो नमक गुजरात से आया। अखिलेश ने चुनावी सभा में भाजपा पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और नमक की कसम खिलाकर नमक हटा लेने का आरोप लगाया है। और जो नमक दिया गया और नमक की कसम भी खिलाई गई थी वोट के लिए, याद कीजिए, नमक के लिए। अखिलेश यादव ने तीनों उपचुनाव में सबसे ज्यादा अपना फोकस पूरी तरह से मैनपुरी पर लगाया हुआ है, जहां की 5 विधानसभाओं में जसवंत नगर और करहल ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा सफाई परिवार की झोली वोट से भरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को करहल से 1.2 लाख और जसवंत नगर से 1.65 लाख वोटों की लीड मिली थी।
2019 में सीधी लड़ाई में मुलायम को करहल में 38,000 और जसवंत नगर से 62,000 वोटों की लीड मिली थी, जिसने मैनपुरी को मामूली अंतर और भोगांव में मिली हार को पाट दिया था। इसलिए भी अखिलेश यादव जसवंत नगर और करहल से लीड लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और चुनाव में गुजरात की एंट्री करा दी है। मुजफ्फरनगर के खतौली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने डेरा डाल रखा है, जहां उन्होंने आज एक रोड शो निकाला और मदन भैया के लिए वोट मांगे। बड़ी संख्या में रालोद के कार्यकर्ताओं के साथ जयंत चौधरी ने खतौली में रोड शो किया। जयंत पिछले कई दिनों से लगातार रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए अकेले ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जिनका मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी से है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी खतौली पहुंचे और जनसभा की। और जितनी मेहनत भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता करते हैं, इतनी मेहनत सरकार के नेता मंत्री भी नहीं कर सकते। बीजेपी हार रही है। इस दौरान मदन भैया ने खुद पर बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि खतौली से चुनाव जीतने के बाद वो मुजफ्फरनगर में ही घर बनवाएंगे और वहीं रहकर क्षेत्र का विकास करेंगे। बिछाएंगे और मकान भी यही बनाएंगे, मकान भी यही बनाएंगे और जब मकान बनाएंगे तो काम भी कराएंगे। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होना है और अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा और रालोद ने खतौली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने आज सुबह सरेंडर कर दिया। 3 घंटे की पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार सुबह पुलिस कमिश्नर के आवास पर जब इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। विधायक की पत्नी नसीमा और बच्चे समेत पूरा परिवार उदासा था। सरेंडर के दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी भी मौजूद थे। इरफान सोलंकी और उनके भाई कई दिनों से फरार चल रहे थे। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। हालांकि सरेंडर के दौरान इरफान सोलंकी ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह, और ये तो झूठे मुकदमे सब जानते हैं। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक प्लॉट कब्जाने और उस पर बनी झोपड़ी में आग लगाने के आरोप लगे। इस मामले में जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन शुक्रवार को दोनों भाइयों ने कमिश्नर ऑफिस में खुद ही सरेंडर कर दिया। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार उनके निशाने पर अपनी ही पार्टी के सांसद हैं। अमरगढ़ महोत्सव का समापन समारोह था। डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत मंच पर कई नेता मौजूद थे। इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ अपशब्द कह डाला। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर था। राघवेंद्र बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के लोगों को खुलेआम सामने आकर निपटने का चैलेंज भी दिया। खुले मंच पर दिए गए इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुओं के बीच में बैठे हुए गद्दारों के बारे में समझे। हमारे जिले में तो एक ही गद्दार है जिसने कल्याण सिंह के साथ गद्दारी किया, तो भगवान राम का मंदिर बनाना चाहते थे। और हमारे जिले में एक ही गद्दार है तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाहता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंदुओं को लेकर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी सियासी शोर मचा था। विरोधियों ने बयान की आड़ में बीजेपी को घेरा था, क्योंकि तब राघवेंद्र प्रताप डुमरियागंज से बीजेपी के विधायक थे। कन्नौज के रटियाना मोहल्ले में कुछ बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लिहाजा उनके भविष्य को लेकर चिंतित समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बड़ी पहल की। गाड़ी में बैठ रहे ये वो बच्चे हैं जो पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूल से इन्होंने तौबा कर लिया था। जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं वो सूबे के समाज कल्याण मंत्री की गाड़ी है। दरअसल नाटियाल मोहल्ले वासियों के मुताबिक बिजली की समस्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई की आड़े आ रही थी। इसकी जानकारी जैसे ही प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को लगी, वो फौरन मोहल्ले में पहुंचे। पहले उन्होंने बिजली की समस्या को दूर कराया, फिर बच्चों को अपनी ही गाड़ी से स्कूल ले गए और फिर अभिभावकों से अपील की कि वो बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। को भी और सुदृढ़ किया जाएगा। मैंने अनुभव किया कि वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, फर्नीचर की कमी है, स्कूल को भी मजबूत करना है। मंत्री की इस पहल और मामला सुर्खियों में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्कूल में जो कमियां उसे फौरन दूर कर लिया जाएगा। हामी भरी जब कल से रोज स्कूल बच्चों को भेजेंगे और हम अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम सजग रहेंगे।
जाहिर है कि मंत्री के पहले अभिभावकों से अपील का असर बच्चों के भविष्य पर जरूर पड़ेगा। गाजियाबाद में एक शादी के काफी चर्चे हैं। शादी में दूल्हे से पहले दुल्हन ने घुड़चढ़ी की रस्म निभाई। साहिबाबाद इलाके में एक परिवार ने सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी बेटी को शिक्षा को पूरा किया जो बचपन से चाहती थी। परिवार ने शादी से एक दिन पहले बेटी की घुड़चढ़ी करवाई। इतना ही नहीं, बैंड बाजे के साथ पूरा परिवार जमकर डांस किया। गाजियाबाद में इस तरह का ये पहला मामला बताया जा रहा है जब दूल्हे से पहले दुल्हन ने घुड़चढ़ी की रस्म पूरी की। दुल्हन की घुड़चढ़ी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल दुल्हन खुशी ने अपनी शादी से 4 दिन पहले अपनी घुड़चढ़ी कराने की इच्छा जताई, जिसके बाद घर वाले मना नहीं कर सके। मेरा मन था घोड़ी पे बैठने का, फिर मम्मी और डैडी का भी मन था, इसलिए मैं घोड़ी पे चढ़ गई। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर के प्रवीण शर्मा अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी बेटी की घुड़चढ़ी कराई। एक दौर था जब बेटियों को दहलीज लागने की इजाजत नहीं थी और एक आज का समय है जब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी से पहले घुड़चढ़ी कर रही हैं। चलिए प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जाति सूचक में हंगामा हुआ है क्योंकि वहां पर जाति सूचक टिप्पणियां लिखी गई। दरअसल जेएनयू कैंपस में कई इमारतों को गुरुवार को ब्राह्मण विरोधी नारों से रंग दिया गया और इमारत में तोड़फोड़ की गई। विश्वविद्यालय कैंपस की दीवार पर सबसे ज्यादा जो गंभीर बात लिखी गई है वो रक्तपात होने की धमकी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। फैकल्टी रूम और दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट विंग पर आरोप लगाया है। क्लियर मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनके साथ इन्वॉल्व है, चूंकि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनका साथ दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलपुड़ी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और डीन को इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिए हैं। घटना के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश विरोधी सोच को कुचल देने की बात कही है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं, ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगता है। कांग्रेस की तरफ से भी जाति सूचक शब्द लिखने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।